हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम सुमन चौधरी है और मैं जयपुर में रहती हूँ। यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की क्लासेस लेती हूँ, जैसे कि 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। इसके साथ साथ मैंने खुद से ही एक कोचिंग स्टार्ट कर रखी है जिसमें 1st to 8th तक के बच्चे जो है पढ़ते हैं। आज हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर बात है कि बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं। लगभग पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन करवा रखा है और जयपुर में वैसे भी ऑलमोस्ट अच्छे स्कूल हैं और स्टाफ भी लगभग स्कूल के अंदर अच्छा ही रहता है। मैंने ये चीज़ देखी है, पर कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है जिसके बारे में पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हम जहाँ पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर हमारा बच्चा कमज़ोर है, या फिर बच्चा जो है सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। वो बच्चा या पड़ोस का बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि कोई एक बच्चा जो है ज़्यादा होशियार है और एक थोड़ा कमज़ोर या फिर नॉर्मल होता है, पर ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आप बता रहे हो, समझा रहे हो, उसे बार बार याद करवाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ उसे समझ ना आए। ऐसा कहीं नहीं होता। मेरे पास यहाँ पर ट्यूशन के अंदर लगभग 25 के आसपास बच्चे हैं। इन 25 बच्चों में मेरे पास टोटल 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा वीक है। वो आज भी वीक है, उन्हें पढ़ाते हुए भी लगभग 3 से 4 महीने हो गए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उनके पीछे एक रीज़न है, उनके वीक रहने के पीछे। वो बच्चे अभी 2nd क्लास में, 2 स्टूडेंट 2nd क्लास में हैं और एक 3rd क्लास का बच्चा है। तो इनकी क्लासेस जो है वो 2nd और 3rd है, और 2nd और 3rd क्लास में हम जानते हैं कि इन्हें क्वेश्चन और आंसर लर्न करने होते हैं। इसके अलावा जो है मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। उन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक कहने का मतलब, जब 2nd क्लास वाले जो दोनों बच्चे हैं उन्होंने मेरे पास ट्यूशन स्टार्ट की थी, उस टाइम उन्हें कैकेडा भी नहीं आते थे। कैकेडा का मतलब वर्णमाला। वर्णमाला के सारे वर्णमाला लिखनी नहीं आती, आइडेंटिफाई करना नहीं आता, बोलना नहीं आता। और वो बच्चे 2nd क्लास में और 1st क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बताइए किस तरीके से वो बच्चे उस क्लास के बराबर बाकी बच्चों को compete करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि उनका लेवल है नर्सरी क्लास के इक्वल और वो बच्चे पढ़ रहे हैं 2nd क्लास में। ऊपर से पेरेंट्स परेशान, बच्चे खुद परेशान, सारी चीज़ें। यहाँ मैंने उनकी ट्यूशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले उनका जो वर्णमाला का और इनका, उन्हें इंग्लिश में बुक रीड करनी नहीं आती थी, तो उन्हें क्या कहा इंग्लिश में। हालांकि आजकल स्कूल के अंदर नहीं करवाते, और अगर किसी के सामने बोला भी जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, CAN कैन, PAN पैन, ये करवा दिया जाए तो बच्चा कर लेता है या समझ लेता है। बिल्कुल समझ लेता है। मेरे पास अभी एक बच्चा है 4th क्लास का। आगे आने वाले टाइम में मैं इसके साथ वो वीडियो जो है इसमें डालूँगी। वो बच्चा इंग्लिश में बुक रीड करता है। वो किसी भी क्लास में नहीं है। उसका एडमिशन करवाए हुए आई थिंक 15 या 20 दिन हुए होंगे। उस बच्चे को बुक रीड करना आती है। कौन सी बुक? जिस तरीके से स्कूल के अंदर सिखाया जाता है कि CAN कैन, PAN पैन, TAP टैप, ये चीज़ें वो MAP मैप, ये सारी चीज़ें वो पढ़ता है। तो इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि उसे इंग्लिश की बुक पढ़नी आती है? जी नहीं, उसे इंग्लिश की बुक अभी पढ़नी नहीं आती। हाँ, वो जानता है M से मैं और B से बै बोलेंगे, P से पै बोलेंगे और T से टै बोलेंगे। सिर्फ उसे इतना ही आता है। और यहाँ का सिस्टम या फिर आज के स्कूल का सिस्टम जो हो गया है
वो इस तरीके का हो गया है कि उनका ये मानना है कि अगर हमने बच्चे को ये करवा दिए और वो बच्चा उन चीज़ों को समझने लग गया, इसका मतलब उसे इंग्लिश में बुक रीड करनी आने लग गई। बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, बच्चे को ये चीज़ें एक बार आप स्टार्टिंग में सिखा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है, आई थिंक मेरा कहने का मतलब है नर्सरी क्लास में, जब वो स्टार्टिंग में क्या ग्रेड है और ये चीज़ें सीखता है उस टाइम। उसके बाद ये नहीं कि आप सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, एलकेजी में, यूकेजी में उन बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हो, नहीं। उस बच्चे ने ज़्यादा नहीं 3 महीने हुए होंगे आई थिंक उसकी ट्यूशन चलते हुए, 0 से स्टार्ट हुआ था। यानी कि उसके हाथ में पेंसिल पकड़कर इस पेंसिल से लिखना तक मैंने उसे सिखाया। और सिर्फ एक ही बच्चा नहीं, मेरे पास करंट में अभी 2 महीने पहले के लगे हुए 2 बच्चे और भी आ रखे हैं जो पेंसिल पकड़ना सीख चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ एक बच्ची और भी है जिसकी एज सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल है, और वो 4.5 साल की बच्ची 2 से 3 वर्ड वाले जो अपने शब्द होते हैं उन शब्दों को पढ़ती है। वर्णमाला के अंदर आइडेंटिफाई करना आता है, उसे लिखना आता है, जैसे नल और फलक वगैरह ये शब्द जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेती है। 4 वाले भी जो चीज़ें घर में यूज़ होती हैं उनके शब्द वो पढ़ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जाए तो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है। मेरी ट्यूशन में 3 बच्चों के अलावा चौथा कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि कमज़ोर हो। यानी कि सारे के सारे बच्चे जो है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर स्टैंड करते हैं। बस टीचर के पास एक तरीका होना चाहिए, उसी तरीके के बारे में मैं बात करने के लिए या फिर वो तरीका आपके बीच देने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। यानी कि बच्चे का स्टार्टिंग, जैसे कि आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो, तो मेरा मानना ये है एज ए टीचर कि आप उस बच्चे को पहले अपने घर से पेन पकड़ना प्लस अल्फ़ाबेट जो है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको लिखना, उनको बोलना, इसके साथ साथ सारे के सारे वर्णमाला क ख ग घ जो है उस बच्चे को आनी चाहिए। उसे काउंटिंग आनी चाहिए 1 to 100 तक, बोलनी, लिखनी, आइडेंटिफाई करनी। उसके बाद आप बच्चे को स्कूल में लेकर जाइए, क्योंकि स्कूल के अंदर जब बच्चा जाता है, हाँ मैं मानती हूँ कि आजकल एडमिशन जल्दी करवाते हैं तो टीचर समझाते हैं या सिखाते हैं, लेकिन 50 बच्चों के बीच में या 40 बच्चों के बीच में बैठा हुआ एक बच्चा जिसे कि आपने एडमिशन करवाया है इस हिसाब से कि वो बच्चा वहाँ रहेगा तो उसे प्रॉपरली सिखाया जाएगा। टीचर कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक बच्चा टीचर के पास रुकता है सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए। उसके अलावा बाकी 24 आवर्स में से 5-6 घंटे के लिए अगर वो स्कूल जाता है तो ज़्यादा टाइम तो आपके साथ रहता है, ज़्यादा अटैच आपके साथ है, आपको वो ज़्यादा जानता है। अगर उसे आप सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा। स्कूल के अंदर जब टीचर पढ़ाता है तो कई बार बच्चा पीछे रह जाता है। अगर उसे एक खरगोश जो है उसके अंदर जो शेप बनती है उस शेप के अंदर वो पीछे रह गया तो वो शेप उसे दोबारा हो सकता है टीचर ध्यान दे ले या फिर उसे समझ आ जाए कि इसे समझ नहीं है, तब तो वो बता देगा। अगर ये बात यहाँ पर समझ नहीं आई या किसी को पता नहीं चला तो उसके लिए तो वो शेप रॉन्ग होगी। हाँ, आप होमवर्क करवाओगे तब आप कोशिश करोगे सही करें, सुधारें, ये वो, क्या पता तब तक देर हो जाए, टीचर आगे निकल जाए। और मोस्टली ऐसा होता भी है क्योंकि आजकल मदर और फादर दोनों जो है वर्किंग होते हैं और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और स्टार्टिंग की क्लासेस में लोग ये सोचते हैं कि किसी टीचर की, ट्यूशन टीचर की या फिर कोई इसे पढ़ाए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं देते हैं। जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हो वो प्रेशर अगर स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता तो बच्चा बाद में वीक रहने लग जाता है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर उसे हिंदी के वर्णमाला क्लियर नहीं है तो वो बुक नहीं पढ़ पाएगा, प्रॉपरली नहीं पढ़ेगा। वो कभी कै को तय पढ़ेगा, तय को पै पढ़ेगा, करते करते आप सोचोगे नहीं सीख जाएगा। हाँ वो सीख जाएगा, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
उसके साथ के बच्चे जो है अब क्वेश्चन और आंसर लर्न करने लग गए हैं, और वो बच्चा अभी तक अपनी हिंदी को सुधार रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगा कि हो जाएगा, कर लेगा, समय देंगे तो सब कुछ होगा। तो स्टडी के अंदर मेरा मानना ये है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग के ईयर के अंदर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास तक बच्चे को प्रॉपरली आप पढ़ाइए। उसकी हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बुक में क्या दिया गया है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो, और या फिर वो ईवीएस हो या इंग्लिश हो, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके सब्जेक्ट के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसके समझ में नहीं आई हो, और ये काम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। हमेशा जब भी पीटीएम होती है तब मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो है टीचर को ब्लेम करते हैं कि आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सामने से टीचर ब्लेम करता है या टीचर बोलता है कि हम यहाँ पर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, और वो सही भी बोल रहे हैं। उनके सामने जब 30 से 35 या 40, मान लीजिए 20 भी बच्चे बैठे हों, तो भी वो तो ध्यान दे रहे हैं, उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो टीचर बोल रहा है उस चीज़ को वो बच्चा कैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे? टीचर की क्या मिस्टेक है यहाँ पर? किसी भी तरीके से समझ लीजिए, उस बच्चे का जो बेसिक क्लियर नहीं है उसके पीछे मिस्टेक आपने सोचा कि स्कूल में सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, समझ लेगा, कर लेगा, उस चक्कर में उसका बेसिक रह गया, और आज जो अध्यापक या टीचर जो है सामने खड़ा होकर बता रहा है वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ें तो पीछे रहेगी। चाहे आप आज किसी भी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप 2 दिन के लिए क्लासेस मिस करोगे तो उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी वो टीचर आपको दोबारा नहीं बताएगा, और वो चीज़ें अगर आपने एक बार मिस कर दी तो उसके साथ में आपकी 3 से 4 क्लासेस ऊपर की ओर लगेगी, जो कि आपको समझ नहीं आएगी। ये बात आप अगर अपने लिए समझते हो तो उस छोटे बच्चे के लिए क्यों नहीं समझते हो? तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी को हायर कीजिए, बट 4th to 5th क्लास तक बच्चे का सब्जेक्ट के अंदर आने वाला हर एक टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा किया, 4th और 5th क्लास तक का हर एक टॉपिक क्लियर रखा, तो 6th क्लास के अंदर वो बच्चा खड़ा होकर खुद बोलेगा कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे दोबारा बताइए, सर मुझे डाउट है, इस डाउट को क्लियर कीजिए। लेकिन जिस बच्चे को आपने ऐड, सब और डिवाइड के सारे रूल ही नहीं करवाए, वो बच्चा खड़ा होकर क्यों बोलेगा? क्योंकि उसके बराबर बैठे हुए बच्चे जो है आज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और उसे जब वो ये बोल के बताएगा कि डिवाइड नहीं आ रहा, तो उसको उसके ऊपर हंसेंगे तो वहाँ बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आज जो है मैं आपके साथ इसीलिए प्रेजेंट हुई हूँ। मैं चाहती हूँ, या मेरा मानना ये है कि मेरे पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 4 महीने के अंदर बच्चा जो है हिंदी में और इंग्लिश में बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता है, जो कि नॉर्मली आप समझते हैं। इसके अलावा तो बच्चे को हर एक स्पेलिंग जो है वो लगभग 4th 5th क्लास तक या 3rd क्लास तक क्लियर करवानी पड़ती है। कई बार नई स्पेलिंग आती है, उस नई स्पेलिंग को बच्चे को प्रोनाउंसिएशन करना सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार बच्चे का नॉर्मल बेसिक क्लियर रहता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली किसी से भी पूछ लेता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये क्लासेज, या फिर यूँ कहें जो छोटे नर्सरी के बच्चे होते हैं, या घर पर जो आप बच्चे आगे आने वाले टाइम में जिनका एडमिशन करवाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये एक एक अल्फ़ाबेट से लेकर एक वर्णमाला का एक अक्षर, काउंटिंग की एक, जैसे 1 2 3 इस तरीके के जो है डायग्राम के साथ हम यहाँ पर इस क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसे हर कोई घर के अंदर कोई भी उस बच्चे के साथ रहने वाला व्यक्ति जो है करवा सकता है अगर चाहे तो यहाँ पर मैंने जो सिस्टम रखा है, किस तरीके से हम बच्चों की आगे की स्टडी जो है इसमें स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके की सीट बाय करें,
आप जो है नॉर्मल कॉपी के पेज भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के साथ साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस तरीके से एक वर्णमाला का वर्ण जो है वो लिखा जाता है, जैसे कै लिखेंगे तो इसके ऊपर डायग्राम बनाकर उसमें कलर भरने का काम बच्चा खुद करेगा। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होगा, उसका जो हाथ होगा, उसकी फिंगर्स जो है और थंब जो है इस पेंसिल को प्रॉपरली पकड़ने में नहीं होगा, क्योंकि उसकी ये जो मसल्स है वो अभी इस तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, इस बच्चे का हाथ यहाँ से ऊपर से साथ में पकड़ना है और पकड़ने के बाद इस तरीके से आपको कलर फिल करवाना है। उसके बाद धीरे धीरे वो कलर अपने आप भरने लग जाएगा। कई बार पेंसिल से वो कहीं कलर छोड़ेगा, आगे धीरे धीरे करते करते वो ऑटोमेटिकली पेंसिल को पकड़ना सीख जाएगा। और उसके साथ साथ हम जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि वर्ण है ऐसे अनार, तो ए की स्ट्रक्चर जो बनी होगी उसके अंदर भी उस बच्चे से कलर भरवाना है ताकि वो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज रखे। तो यहाँ पर अपनी क्लास जो है वो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप सभी लोगों का साथ मिलेगा तो हम जो है मैं कोशिश करूँगी आखिर तक, जैसे कि 4th 5th और 6th क्लास तक की वीडियो जो है यहाँ पर बनाकर और हर एक प्रकार के मैथ्स के, ईवीएस के, साइंस के इनके चैप्टर जो है उनको सोल्व करने की कोशिश मैं यहाँ करूँगी। धन्यवाद।